students, this is subject science, class 10, worksheet number 26 and date is 2nd September 2020. आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेसेस में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. Human respiratory system is the organ system that involves inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide to meet the energy requirements. तो human respiratory system जो है इसमें organs involved हैं और वो organs का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को लेना एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना यानी कि बाहर निकालना फ्रॉम योर बॉडी से बाहर निकालना, ताकि उससे जो भी ऑक्सीजन आ रही है बॉडी के अंदर उससे एनर्जी मिल पाए. रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट्स एंड फंक्शंस. अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के फंक्शन क्या हैं वो देखते हैं. नोज़. फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज नोज़. नोज़ जैसे कि आपको पता है नाक जिससे एयर अंदर जाती है. ये वाला जो पोर्शन है ये नोज़ है. इसमें एक्सटीरियर नॉस्ट्रल्स आते हैं. एक्सटीरियर नॉस्ट्रल्स जो नोज़ वाला पार्ट आप देख सकते हो उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर नॉस्ट्रल्स. उसके अंदर नोज़ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टाइनी हेयर फॉलिकल्स. टाइनी हेयर फॉलिकल्स मीन्स छोटे छोटे बाल प्रेजेंट होते हैं इंटीरियर लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल में. जो भी अंदर की तरफ, नॉस्ट्रिल के अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है उसमें छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं. और इनका फंक्शन क्या है? दे एक्ट एज बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस. जो भी एयर से गैसेस के साथ साथ कुछ पैथोजेंस भी आते हैं. पैथोजेंस मीन्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं एयर में, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैथोजेंस हैं और इनको हम बोल रहे हैं फॉरेन पैथोजेंस. उसमें डस्ट भी हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. ये फॉरेन पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर ना चले जाएं, इसलिए नोज़ के इंटीरियर लाइनिंग में अंदर की तरफ हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिससे वो पैथोजेंस उसमें फंस जाते हैं. तो ये बॉडी का डिफेंस है. ये जो लाइनिंग है नॉस्ट्रिल की, ये बॉडीज़ डिफेंस है अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस. और एडिशनल ह्यूमिडिटी भी होती है. जो भी इंटीरियर नॉस्ट्रिल में हेयर फॉलिकल्स हैं वो गरम रखते हैं नोज़ को, जिससे ह्यूमिडिटी रहती है अंदर और उससे जो भी डस्ट वगैरह होती है वो उसमें चिपक जाती है और वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाती. तो फर्स्ट ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया नोज़. सेकंड है लैरिंग्स. जब एयर अंदर गई थ्रू नोज़ के द्वारा जब एयर अंदर गई तो नेज़ल कैविटी में गई. फिर नेज़ल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में गई. फेरिंग्स मीन्स थ्रोट. जो भी थ्रोट वाला एरिया है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं. और जहाँ पर हमारा वॉइस बॉक्स होता है इस एरिया को हम बोलते हैं लैरिंग्स. तो इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर साउंड का प्रोडक्शन होता है. यहाँ पर वॉइस बॉक्स होता है जिससे साउंड का प्रोडक्शन होता है और इसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं. तो लैरिंग्स जो हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल और द वॉइस बॉक्स. फंक्शन क्या है? It is the portion which rises and falls during swallowing of food particles. जब हम फूड को अंदर swallow करते हैं, निगलते हैं, तो ये वो वाला पोर्शन है जो अप एंड डाउन होता है.
ऊपर नीचे जो पोर्शन होता है गले में नेक की तरफ, वहाँ पर जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं तो वो ये वाला पोर्शन जो है ऊपर और नीचे होता है, तो इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, फेरिंग्स। तो लैरिंग्स के ऊपर था फेरिंग्स, जिसमें जब हम नेज़ल कैविटी से नीचे की तरफ आते हैं, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। The nasal chambers opens up into a wide hollow space termed as pharynx। तो nasal chamber जो है, nasal chamber को हम nasal cavity भी बोल सकते हैं। nasal chamber जो है वो ओपन होता है एक खाली स्पेस में, हॉलो स्पेस में, और उस स्पेस को हम बोलते हैं pharynx। It is a common path for both air and food। तो ये कॉमन पाथ है जहाँ पर फूड पाइप भी ओपन हो रही है और नेज़ल पाइप है, विंड पाइप है, वो भी ओपन हो रही है। उस एरिया को हम बोलते हैं फेरिंग्स। यहाँ पर देखिए फिगर में, यहाँ से ये फूड पाइप जा रही है और ये यहाँ पर ओपन हो रही है। उसी तरह से विंड पाइप जो है, जो नोज़ के थ्रू जा रही है, वो भी यहाँ पर ओपन हो रही है। तो ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। इट फंक्शंस बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द विंड पाइप। तो ये एक तरह का कंट्रोलर है, एक तरह से कंट्रोल करता है ताकि फूड पार्टिकल्स जो हैं विंड पाइप में ना चले जाएं। द एपिग्लॉटिस इज एन इलास्टिक कार्टिलेज which serves as the switch between the larynx and the esophagus। तो ये जो कंट्रोलर है, फेरिंग्स में जो कंट्रोलर है वो एपिग्लॉटिस है। इस फिगर में दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो है यहाँ पर है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम क्या है कि जब हम फूड को निगलते हैं, फूड को स्वॉलो करते हैं, तो वो लैरिंग्स को कवर कर लेता है, ताकि क्योंकि लैरिंग्स जो है वो विंड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और लैरिंग्स को कवर करने से क्या होगा कि वो खाना जो है, जो फूड पार्टिकल्स हैं, वो विंड पाइप में नहीं जाएंगे। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है? एपिग्लॉटिस इज एन इलास्टिक कार्टिलेज which serves as switch between larynx and esophagus। esophagus यानी कि फूड पाइप। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ट्रैकिया। अब लैरिंग्स से हम नीचे आते हैं और ये जो पाइप है इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। तो इस पाइप में आप देख रहे होंगे कुछ रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ रिंग्स बनी हुई हैं। देखिए ये जो हैं ये रिंग्स बनी हुई हैं। द विंड पाइप राइजेस बिलो द लैरिंग्स एंड मूव्स डाउन टू द नेक। तो विंड पाइप जो है वो लैरिंग्स से जब नीचे की तरफ आती है, ये ऊपर लैरिंग्स हो गया, उससे जब नीचे आ रही है और नेक की तरफ आ रही है, नेक से नीचे जा रही है सॉरी, तो उसको हम बोलेंगे ट्रैकिया। The walls comprises of C-shaped cartilaginous rings which protects it from collapsing। तो ये C शेप की जो रिंग्स हैं ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होती हैं और इनका काम क्या है, ये कोलैप्स ना हो जाए। ट्रैकिया जो बार बार हवा ऊपर नीचे जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो ये स्ट्रेच होती रहती हैं और ये जो रिंग्स हैं उसको प्रिवेंट करते हैं कि वो कोलैप्स ना हो जाए, उसको एक तरह से इलास्टिसिटी देते हैं और कोलैप्स होने से बचाते हैं ट्रैकिया को। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन पर आते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? जब ट्रैकिया लेफ़्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है, लेफ़्ट और राइट ब्रांच में
डिवाइड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। द ट्रैकिया स्प्लिट्स इनटू 2 ट्यूब्स, 2 ट्यूब्स में जब स्प्लिट हो जाता है उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। और एक ब्रोंकाई जो है एक लंग में एंटर करता है। तो ये आप देखिए, ये फिगर ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के नीचे लेफ़्ट, राइट एंड लेफ़्ट, ये 2 पार्ट्स में, ये ट्यूब जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, स्प्लिट हो गई है, और यहाँ पर वो लंग्स में एंटर कर रही हैं। ये जो दोनों लंग्स हैं इसमें एंटर कर रही हैं। तो एक ब्रोंकाई जो है एक लंग में जा रही है। ब्रोंकाई डिवाइड इनटू सेकेंडरी, टर्शियरी एंड 2 ब्रैंक्यूल्स विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्व्यूलाई। तो ये जो ब्रोंकाई हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं, फिर और डिवाइड होते हैं, और ये देखिए और ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं, ये ब्रांचेस बन रही हैं, ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं। तो सेकेंडरी ब्रांच बनती है, फिर सेकेंडरी को और फर्दर जब डिवाइड होता है तो वो टर्शरी हो जाती है, फिर वो और छोटे और पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स फिर उनका जो एंड पार्ट है वो होता है एल्व्यूलाई। तो देखिए ये जो ब्रैंक्यूल्स हैं ये एल्व्यूलाई में एंड हो रहे हैं, फिर उसके एंड में है एल्व्यूलाई। और एल्व्यूलाई क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो एल्व्यूलाई क्या है ये आप स्ट्रक्चर देख के ही समझ पा रहे होंगे कि एल्व्यूलाई जो हैं कुछ छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें एयर फिल होती है, और ये सिंगल सेल्ड होते हैं, एक सेल के बने होते हैं। इनकी वॉल जो है, बलून जो हैं, ये छोटे छोटे एयर सैक्स जो हैं ये बहुत पतली लेयर से बने होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो है लंग्स, चीफ सेंटर्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो लंग्स जो है वो चीफ सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन है। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक तो सबसे बड़ा ऑर्गन है, और इसमें मेनली जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन का वो लंग्स हैं। दे आर लोकेटेड इन द thoracic cavity of the chest near the backbone and on either side of the heart। तो thoracic cavity, ये जो कैविटी होती है चेस्ट एरिया में उसको हम thoracic cavity बोलते हैं। thoracic cavity में प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट के thoracic cavity में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और हार्ट के दोनों साइड में होते हैं, राइट और लेफ़्ट साइड में होते हैं, और ये बैकबोन के पास होते हैं। दे आर द पेयर ऑफ लार्ज स्पॉन्जी ऑर्गन्स मेनली इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द एयर। तो ये जो लंग्स जो हैं ये स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं, पेयर में हैं क्योंकि लेफ़्ट और राइट में हैं, तो पेयर में हैं, स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं, और इनका मेन फंक्शन ये है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं बिटवीन ब्लड एंड एयर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स कि ऑक्सीजन जब लंग्स में आती हैं बाहर से, एयर से लंग्स में, तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस में हो रहा है? ब्लड में, और ब्लड और एयर से एक्सचेंज हो रहा है। जो बाहर से एयर से ऑक्सीजन आ रही है वो ब्लड में आ जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में भेज दी जाती है। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ और एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से होता है। Compared to the left lung, the right lung is quite bigger and heavier। तो अगर आप इन दोनों लंग्स को कंपेयर करें तो राइट लंग जो है, दिस वन, राइट लंग जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा सा हैवी होता है, वेट उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे होती है, जो हम सांस लेते हैं वो कैसे होता है। ये जो ब्रीदिंग है 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इन मीन्स जब अंदर जा रही है, एयर जब अंदर जा रही है। एक्स मीन्स जब एयर बाहर आ रही है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, यानी कि एयर को हम सांस अंदर ले रहे हैं, एयर से सांस अंदर ले रहे हैं, लंग्स में एयर भर जा रही है, जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी जो चेस्ट एरिया है वो एक्सपैंड करता है, वो बड़ा होता है, और उससे हमारी जो रिब्स हैं, रिब्स हमारी लिफ्ट अप होती हैं। और डायफ्राम जो है वो फ्लैट होता है इन शेप। मैं आपको अभी फिगर भी बता दूंगी। और वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स द लंग्स। तो ये मैं आपको फिगर से बताती हूँ। जब एयर अंदर गई लंग्स के अंदर, तो ये जो रिब केज है, ये रिब्स है, ये एक्सपैंड हुए, मूव्स अप एंड आउट। तो रिब केज एक्सपैंड हुआ। क्यों? क्योंकि लंग्स एक्सपैंड हुए। जब किसी चीज़ के अंदर, किसी बलून के अंदर आप एयर डालते हो तो वो एक्सपैंड होता है। उसी तरह से लंग्स भी जब उनके अंदर एयर गई तो लंग्स भी एक्सपैंड हुए। और जो डायफ्राम था, ये जो है, ये डायफ्राम है और ये नॉर्मल पोजीशन थी। बट जब एयर अंदर जाएगी तो इनहेलेशन जब होगा तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा। ये जो एरो नीचे की तरफ आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो क्या हुआ, थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड हुई, रिब्स जो हैं लिफ्ट अप हुए, एक्सपैंड हुए, डायफ्राम जो है फ्लैट हुआ, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एंटर्स द लंग्स। एक्सहेलेशन में क्या हुआ, इसका ऑपोजिट हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ। एक्सहेलेशन में थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि एयर जो है बाहर निकल गई है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और जो भी एयर में पार्टिकल्स हैं, एयर में और गैसेस हैं, वो भी निकल जाएंगे। उसकी वजह से थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी। रिब्स जो हैं डाउनवर्ड्स जाएंगे, वापस पीछे की तरफ जाएंगे। डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड, वो फिर से डोम शेप हो जाएगा, अपनी पहले वाली पोजीशन में चला जाएगा डायफ्राम। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेज एंड एयर एग्जिट्स फ्रॉम द लंग्स। तो वॉल्यूम जो है लंग्स में वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि एयर जो है वो लंग्स से बाहर निकल गई है। ये फिगर से मैं आपको बताती हूँ। एयर जब बाहर जा रही है, एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, एयर लीव्स, तो रिब केज जो है वो वापस से अपनी पोजीशन में चला जाएगा। रिब केज मूव्स डाउन एंड इन। लंग्स गेट स्मॉलर, क्योंकि बाहर एयर चली गई। जिस तरह से बलून में हम जब एयर फिल करते हैं वो एक्सपैंड करता है, और जब एयर बाहर जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसी तरह से लंग्स भी बलून की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्मॉल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं जब उसमें से एयर बाहर निकल जाती है। और डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, वापस से डोम शेप। ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं डोम शेप। डोम शेप में वापस चला जाएगा। तो ये हो गया इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो वर्कशीट में दिए हुए हैं और हमें उसको आंसर कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एल्वुलाई। तो एल्वुलाई हमने देखा था लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, और जब ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई जो है सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स जो हैं इस तरह से कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं,
उसको हम बोलते हैं एल्वुलाई। तो एल्वुलाई क्या है? दीज आर टाइनी बलून शेप्ड सैक्स अरेंज्ड इन क्लस्टर्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। तो टाइनी, बहुत छोटे बलून शेप के सैक्स होते हैं और ये क्लस्टर्स में अरेंज होते हैं। क्लस्टर्स मीन्स एक तरह का ग्रुप, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है तो हम उसे क्लस्टर्स बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। उसी तरह से एल्वुलाई जो है क्लस्टर्स में होते हैं और ब्रोंक्यूल्स के, ये ब्रोंक्यूल है तो ब्रोंक्यूल जब एंड, जहाँ पर एंड पॉइंट होता है वहाँ पर एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। सिंगल एल्वुलाई को हम एल्वुलस बोलते हैं और जब बहुत सारे एल्वुलाई होते हैं तो हम उसको एल्वुलाई बोलते हैं। The function of alveoli is the exchange of oxygen and carbon dioxide molecules to and from the bloodstream which occurs through its thin elastic walls. तो एल्वुलाई की जो वॉल है वो बहुत थिन होती है और यहाँ पर एयर फिल्ड होती है, एयर भरी होती है एल्वुलाई के अंदर। और इनका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। और वो कैसे होता है? इस फिगर में देखिए, ये एल्वुलाई है और ये जा रही है ब्लड वेसल। तो एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होगी ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ये ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में गई और जो ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एल्वुलाई के थिन वॉल से होते हुए एल्वुलाई में जो स्पेस है, एयर स्पेस है, वहाँ पर चली जाएगी। तो इस तरह से ब्लड स्ट्रीम से, ब्लड से कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू एल्वुलाई, वो हमने देखा और वो होता है एल्वुलाई का फंक्शन। तो एल्वुलाई का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू एंड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम विच अकर्स थ्रू इट्स थिन इलास्टिक वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज जो है कहाँ होता है? गैसेस एक्सचेंज अभी हमने देखा एल्वुलाई के थ्रू हो रहा है, एल्वुलाई से ब्लड स्ट्रीम में हो रहा है, तो ये होता है साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैसेस एक्सचेंज क्या है। गैसेस एक्सचेंज इज़ द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम। तो लंग्स से, क्योंकि हम एयर जब अंदर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है लंग्स में, तो लंग्स में एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड स्ट्रीम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में आता है, जिससे हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन द लंग्स between the alveoli and a network of tiny blood vessels called capillaries। जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बिटवीन एल्वुलाई और ब्लड वेसल्स, उन छोटे छोटे पतले पतले ब्लड वेसल्स को, जो बहुत पतली ट्यूब्स होती हैं, उनको हम कैपिलरीज भी बोलते हैं। तो उन पतले ब्लड वेसल्स को हम बोलेंगे कैपिलरीज which are located in the walls of alveoli। तो walls, जो closed walls होते हैं, ये जो बाउंड्री है उसके बहुत पास, एल्वुलाई के बहुत पास ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका डायमीटर बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है डायमीटर, इसलिए बहुत पतले ट्यूब्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। ये जो ब्लड वेसल्स हैं हम इनको कैपिलरीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ये हमने अभी देखा, इनहेलेशन में थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड होती है क्योंकि एयर अंदर जा रही है। कोई भी चीज़, कोई भी जब एयर अंदर जाती है, जिस तरह से बलून के अंदर हम एयर डालते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, उसी तरह से थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड होती है। रिब्स लिफ्ट अप होते हैं,
डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है, वॉल्यूम जो है लंग्स का वो बढ़ जाता है क्योंकि एयर उसके अंदर चली गई है। एक्सहेलेशन में उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिब्स मूव डाउनवर्ड्स, डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस एंड एयर एग्जिट्स फ्रॉम द लंग्स। तो वॉल्यूम ऑफ जो लंग्स का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, एयर क्योंकि बाहर जा रही है लंग्स से। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर आपको वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है तो जो पार्ट्स हमने जो ऑर्गन्स हमने डिस्कस किए हैं अभी वो ही आपको बताने हैं, जैसे कि नोज़ के बाद आएगा नेज़ल कैविटी, फिर आएगा फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया डिवाइड होगा ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल में, और फिर एल्वुलाई में। और ये दोनों जो ब्रोंकिया डिवाइड होके एंटर करेंगे, ये राइट एंड लेफ़्ट लंग्स में जाएंगे। फिर आपको डायफ्राम भी बताना है कि डायफ्राम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये एक स्केलेटल मसल है जो जिससे जब हम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि जब सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो इसका मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर स्टमक ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड योर ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप अपने स्टमक के पेट के मूवमेंट को नोटिस करेंगे, जब आप सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपका स्टमक जो है वो एक्सपैंड होगा। द स्टमक एक्सपैंड्स व्हेन वी ब्रीथ इन। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? जब हम सांस अंदर लेते हैं, उस एयर अंदर जाती है, हवा लंग्स में जाती है, जिसकी वजह से लंग्स जो हैं एक्सपैंड होते हैं। डायफ्राम जो है फ्लैट होता है, टाइटन होता है और नीचे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो लंग्स में फिल हो गई है, भर गई है। द स्टमक फ्लैटन्स व्हेन वी ब्रीथ आउट। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं, यानी कि सांस अंदर लेते हैं, तब स्टमक एक्सपैंड होता है, और जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तब स्टमक जो है वो फ्लैट हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके पीछे रीज़न है द डायफ्राम रिलैक्सेस। जो नॉर्मल शेप है डायफ्राम का, सपोज़ ये लंग्स हैं, तो ये नॉर्मल शेप है डायफ्राम का, ये डोम शेप जो है ये नॉर्मल शेप है। तो हम इसको बोलेंगे जब एयर बाहर जाएगी तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, वापस से डोम शेप में चला जाएगा, एंड रिटर्न्स टू इट्स डोम लाइक शेप, एंड एयर पासेस आउट ऑफ द लंग्स। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लंग्स में से एयर अब बाहर निकल गई है। तो ये जो था ये साइंस सब्जेक्ट का था, वर्कशीट नंबर 26, क्लास 10, डेट 2 September 2020। थैंक यू।